Hi guys, I'm Rachna Sachdeva. I'm a social worker. I'm the founder member of Shri Shri Marut Nandan Seva Sanstha. My working is I'm working for domestic violence, harassment, rape cases, homeless people, child education, and I'm working with Kailash Satyarthi Foundation for child trafficking. And it's my dream बचपन बचाओ आंदोलन मेरे लिए मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। मैं बचपन बचाना चाहती हूँ और कहीं ना कहीं महिलाओं की आवाज बनकर आना चाहती हूँ। और मेरी श्री श्री मारुत नंदन सेवा संस्था मेरा ड्रीम है और ये सपना है कि मैंने महिला प्रधान देश की कल्पना की हुई है। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर सिंह माइंड टॉक से। और आज हमारे बीच एक ऐसी समाज सेविका जिन्होंने अपना जीवन अपनों से ज़्यादा दूसरों के लिए जिया, जिनको गरीबों का मसीहा हम कह सकते हैं, जिन्होंने दूसरों की समाज के लिए एक दूसरे समाज को क्रिएट करने की कोशिश की, जिसके अंदर एक छोटे तबके के आदमी से लेके एक ऐसे लोग जो रोड पे सोया करते हैं या जिनकी कोई मदद नहीं करना चाहता, ऐसे लोगों के साथ जुड़ के जिन्होंने काम किया। तो ऐसे आज एक समाज सेवी से हम बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है रचना सचदेवा जी। तो बहुत-बहुत स्वागत करते हैं रचना जी आपका। और आप बताएं हमें अपने सफ़र के बारे में, अपनी सफ़र में आई कठिनाइयाँ और अपनी अचीवमेंट के बारे में। पहले तो मैं आपका विष्णु जी स्वागत करती हूँ। माइंड टॉक के चैनल से आप आए हैं थैंक और फर्स्ट टाइम हमारी मीटिंग हो रही है माइंड टॉक की वजह की तरफ से। लेकिन हम पर्सनली एक दूसरे को पहले से जी, जानते हैं। आप मेरे बच्चे हो तो थैंक आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। अ, मैम थोड़ा-सा आप अपने जो सोसाइटी है, जो संस्था है आपकी, उसके बारे में हमें बताएँ, अपने सोशल वर्क के बारे में थोड़ा-सा खुल के बताएँ। देखिए विष्णु जी, आज से 36 ईयर्स पहले मैं वनस्थली विद्यापीठ से पास आउट हूँ। जब मैं यहाँ से दिल्ली से जयपुर का और वनस्थली का सफ़र करती थी। राजस्थान आपको पता है कि बहुत ही गरीब देशों में स्टेट्स में आता है और वहाँ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं देखती थी। छोटी थी, यंग थी, तो मैं सोचती थी कि इन लोगों का निजात कैसे पाया जा सकता है। तब से मेरे दिमाग में एट द एज ऑफ 19 मेरे दिमाग में ये सब घूमता था कि मैं इन लोगों के लिए क्या कर पाऊंगी, कब मैं इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस हो पाऊंगी कि मैं इनके लिए कर पाऊँ। क्योंकि उन लोग का चाइल्ड मैरिज वाला जो इशू है, या फिर मैंने देखा कि सोसाइटी में लोगों को मार रहे हैं औरतों को, तो और या फिर जब सड़क पर लोग बैगिंग करते थे, मैं बैगिंग के बहुत अगेंस्ट थी शुरू से। मतलब आप ये देखिए कि 1986 से मेरे दिमाग में ये सब घूमता था। 1986 से पहले से ही कि मेरे दिमाग में कि मेरे फादर कहते थे अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए वही जो औरों के लिए। तो वो जो बात थी ना, मेरे फादर की बात की हुई, अब फादर नहीं है, लेकिन वो भी दूसरों के लिए ही जीते थे। और मेरी दादी भी ऐसे ही थी। तो जो सड़क पर बैगिंग करते थे, तो मैं हमेशा ये सोचती थी, लोग जो बैगिंग करते थे, कि ये ऐसे कैसे करते हैं, कि हमने कुछ ऐसा करना चाहिए हमें कि ये जो बैगर्स है ना, इनके भी हाथ ऐसे हो जाएं कि ये भी दूसरे को देने के लिए सक्षम हो, ये कभी बैगिंग ना करें। तो उसी उद्देश्य को लेकर बच्चों को टाइम देना कि तुम एजुकेशन की तरफ मोटिवेट हो, या कुछ। फिर इन बिटवीन मैरिज हुई, बच्चे हो गए, तो कहीं ना कहीं बच्चों में खो गई। लेकिन वो जो अंदर जो दिमाग में कुलबुलाता था ना कीड़ा सोशल वर्क का, वो कहीं थमा नहीं। जी, जी। जब कहीं बच्चे मेरे बड़े हो गए, तो मैंने फिर बच्चों से और हस्बैंड से इजाज़त ली कि देखिए, मेरे को जो मेरा मन है, मैं समाज के लिए जीना चाहती हूँ। जी, वो मेरा सफ़र करीब 1999 से स्टार्ट हुआ, जो समाज सेवा का। जब मेरे बच्चे थोड़े संभल गए, तो 99 से मैंने स्टार्ट किया कि मेरे को अपने लिए नहीं जीना। मैंने सोसाइटी के लिए काम करना शुरू किया, मैंने डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करना शुरू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं हर औरत इसका शिकार होती है। जी। तो मैंने वुमेन एम्पावरमेंट की चेष्टा से हुँ, ये मैंने काम करना शुरू किया। और मैं ये सोचती थी कि जिन दलितों की या जिन औरतों की आवाज़ को दबा दिया जाता है, जी। मैं उसकी आवाज़ बनकर आगे आऊँगी। और उन लोगों को थोड़ा थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वो थोड़ा शिक्षा देना शुरू जी, किया जी।
क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम अपनी बात को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते किसी के सामने, तो हम कहीं ना कहीं किसी दुविधा में पड़ जाते हैं। जब हमारे पास हम कोई गरीब है या अमीर है या कुछ भी, देखिए कोई गरीब पैदा होता है तो उसकी किस्मत का कसूर होता है, लेकिन हम गरीब मर रहे हैं तो वो हमारे में कोई ना कोई कमी है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बिना एजुकेशन, देखिए एजुकेशन बहुत बहुत ही अच्छा मुद्दा है कि हम एजुकेटेड हों, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन ना, दिमाग में पढ़ाई का अगर मन नहीं करता, लेकिन किसी ना किसी इंसान में कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन होती है कि कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ सकता है। तो हम जब हम सपने देखते हैं ना, तो सपने, उसमें जान होती है, वो सपने देखो जो हमें सोने ही ना दें। हमें समाज सेवा का कीड़ा है, रात को 2 बजे सोए, सुबह 6 बजे फिर नींद खुल जाती है कि यार उसको मेरी ज़रूरत है। और जब जयललिता जी की डेथ हुई, मैं वहाँ पर थी, वहाँ पर 8 से 10,000 लोग थे कि अम्मा मैंने मेरे लिए ये किया। तो वो क्योंकि वो माननीय सीएम थी, मेरी अप्रोच वो तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कम से कम जब मैं दुनिया से जाऊँ तो 1.5 से 2,000 लोग तो हों कि रचना सचदेवा ने मेरे लिए कुछ किया। अभी भाग्य से मेरे को रोगी कल्याण समिति का मेंबर भी बनाया गया जीटीबी हॉस्पिटल का, और ऑक्सीजन कंसल्टेटर का भी कोऑर्डिनेटर बनाया कोविड के टाइम में। मुझे फ़क्र है कि हम किसी की जान अगर गई तो वो देखिए कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही थी, लेकिन हमने 200 से 250 पेशेंट्स को लाशों के ढेर पे हमने एडमिट भी कराया, और हम लोग अपनी जान की परवाह किए बिना हम जाते रहे। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है कि देखिए हम चाहे कुछ भी हों, लेकिन हम पुरुष प्रधान देश का हिस्सा हैं, कहीं ना कहीं हमारे भी मर्यादा आती है सामने। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर समाज के काम के लिए और परिवार के लिए, बहुत बार ऐसी दुविधा हो जाती है कि हमें समाज या परिवार में से एक को चुनना होता है। लेकिन मैं वो सौभाग्यशाली औरत हूँ कि मैं कहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को समझाती हूँ कि मैं परिवार आप समझा लेना, और कहीं ना कहीं समाज को मेरी ज़रूरत है। तो मेरे हस्बैंड इतने सुलझे हुए इंसान हैं कि वो कॉम्प्लिकेशन से मुझे निकालते हैं, और बखूबी निकालते हैं। और मैं समाज, परिवार की जगह समाज को चुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि लोगों को आस है, लोग को जहाँ आशा होती है। अब जैसे अभी आज किसी की 2.5 साल के बच्चे की डेथ हो गई पानी में गिर के, तो वो एक्सीडेंटल डेथ थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम की दुविधा में फंसे हुए हैं। तो मेरी कोशिश थी कि मैं उसको मतलब एक एक्सीडेंटल वो करके उसके निकाल दूं। तो वो चीज़ें मुझे सोने ही नहीं देती। अगर रात को जब कोविड का टाइम था, बड़ा क्रिटिकल टाइम था, भगवान ना करे कि कभी वो टाइम हो, तो मैं बेडरूम में जाती थी तो मेरे को लगता था कि अगर मेरी आँख लग गई तो किसी की ज़िंदगी ना चली जाए। तो मतलब रात को 3:30-4 बजे तक इसी रूम में रहती थी। और जब होमलेस को देखती हूँ रात को, तो वो भी कहीं ना कहीं दर्द होता है। वो मतलब होमलेस पे बहुत काम किया और कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब 70 साल का बुढ़ा आपको अगर माँ करके बुला रहा है ना, तो यहाँ पे संतुष्टि मिलती है कि एट द एज ऑफ 55 और आपको 70 ईयर्स का अगर कोई बुजुर्ग माँ बोल रहा है, तो वो उसी चीज़ की, और वही जुनून मुझे सोने नहीं देता। बहुत अच्छा लगा आपसे ये जान के। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे अभी कोरोना की आप बात कर रहे थे, तो कोरोना का फर्स्ट वेव हमने देखा, सेकंड देखा और थर्ड अभी चल रहा है। तो इसमें हमने देखा, हम आपको फेसबुक पे भी ट्रैक करते हैं और हम रेगुलर एक्टिविटीज़ आपकी देखते हैं। तो क्या आने वाले टाइम में अगर थर्ड वेव जो चल रहा है, अभी वीकेंड कर्फ्यू भी है मैम, आपको पता होगा, तो आप उसमें लोगों को किस तरीके से मदद कर रहे हैं, या क्या आपका कोई प्लान है उसके ऊपर? देखिए अभी भी दहशत तो है। ओमिक्रॉन भी, अभी क्या है कि मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो वैक्सीनेशन लगाने में बिलीव नहीं करते, डर लगता है। तो मैं वो खुशनसीब लेडी हूँ कि डॉक्टर्स की टीम मेरे साथ इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि हम लोग घर घर जाके अवेयर करके, और जो हैंडीकैप थे लोग या जो बहुत बुजुर्ग लोग थे जिनके पैरों में प्रॉब्लम है, उनको हम घर घर जाके वैक्सीनेट करा के आए। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम ये नहीं कहते कि वैक्सीनेट करा दिया तो होगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कहर कम हो जाएगा। और जो डेथ रेट जो हमने सेकेंड टाइनॉर में देखा, वो भगवान ना करे किसी को भी वो सब वो देखना पड़े, तो कहीं ना कहीं वो कहर तो कम होगा।
और वीकेंड कर्फ्यू भी अपनी सेफ्टी के लिए है। बाकी बीइंग अ जीटीबी हॉस्पिटल मेंबर, हम लोग का डॉक्टर्स से भी डिस्कशन होता है कि ये अगर हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो ये इतना हार्मफुल नहीं रहेगा, और हमें फिर भी प्रिकॉशन लेना है और लेते रहना है। जो भी लोग कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मैं इस जो टेक्निकल वर्ड है इसके खिलाफ हूँ। अगर सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी तो ये जो एक्यूरेट वर्ड है, दिस इज फिजिकल डिस्टेंसिंग। हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। हमें एक दूसरे के दूर नहीं होना, एक दूसरे के करीब होकर एक दूसरे के दुख दर्द में उनकी हेल्प करनी है। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, अगर कोई महिला या कोई पुरुष आपसे जुड़ना चाहे डायरेक्टली, तो वो कैसे आपको ट्रैक कर सकता है? देखिए, हम लोग तो आपको पर्सनल लेवल पे जानते थे या आपको फेसबुक, इंस्टा ऐसे हम ट्रैक करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर किसी को डायरेक्टली आपसे जुड़ना है, क्योंकि आप एक ऐसे, मैं कहूँगा, लेडी हैं जिसको हम इंडिपेंडेंट का नाम दे सकते हैं, तो अगर आपसे जुड़ना चाहें तो उसका क्या प्रोसेस है, थोड़ा हमें बताएँ? विष्णु जी, मेरे को सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते करीब 23-24 ईयर्स हो गए, और आज तक भी 23-24 ईयर्स में मेरे पे क्वेश्चन मार्क कभी नहीं आया कि मैंने कभी किसी से कुछ लिया या कुछ। मैंने अपनी स्वार्थ भाव से काम किया, अपनी जेब से पैसे खर्च करके काम किए। तो मैं, कोई भी मुझसे जुड़ेगा तो सबसे पहले मैं स्कैन करूँगी उसको कि वो मेरी जो उसूल है, मेरे जो सिनेरियो है उसमें अगर वो मतलब खरा उतरता है तो वो मेरे साथ जुड़ सकता है और वेलकम है। मुझे पता है कि झंडा मैंने उठाया है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा इन सब चीज़ों से दूर हैं, तो मेरा झंडा उठाने के लिए जितने लोग कहते हैं ना, एक बार चले तो कारवां जुड़ गया। तो बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, बहुत सारे बच्चे जिनको मैं स्कैन कर लेती हूँ कि ये लोग मेरे साथ चलने लायक हैं, क्योंकि आज डीसीपी, एसीपी और पुलिस कमिश्नर तक मेरे को अगर रिगार्ड करते हैं और मेरा इतना वो करते हैं, और नाम है एसएचओ, तो पता नहीं कितने सारे मेरे से जुड़े हैं और मिलते रहते हैं। मैं स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देती हूँ, वो सब मेरा वॉलेंट्री चलता है। डोमेस्टिक वायलेंस पे जो फैमिली काउंसलिंग है वो भी बिल्कुल वॉलेंट्री चलता है। मेरा जो बिज़नेस है वो मैट्रिमनी का इसीलिए चुना क्योंकि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस पे काम कर रही थी, और मेरे जो मंगल विवाह मैट्रिमनी का जो सबसे जो अट्रैक्टिव पॉइंट है वो ये है कि प्री वेडिंग काउंसलिंग। हम दूल्हा और दुल्हन को तैयार करते हैं कि सपने की दुनिया नहीं रहती, हमें हकीकत से रूबरू करना था। तो जितनी भी मैरिजेस कराई हैं वो सक्सेसफुल हैं, तो इसीलिए ये बिजनेस भी मैंने छोड़ा। थैंक यू सो मच। मैम, एक लास्ट आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि क्या हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे जो उनके लिए आपकी तरफ से यादगार रहे? देखिए, मैं माइंड टॉक की तरफ से आप लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि वही एक बात दोबारा दोहराऊंगी, खुद के लिए जिए तो क्या जिए, जिए वही जो औरों के लिए। एक बार जब दूसरों के लिए ज़िंदगी जीना शुरू कर दोगे ना, उसमें जो आनंद आएगा शायद ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। तो आप लोग समाज सेवा से जुड़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, जो लोग पुकार रहे हैं कभी सड़कों पर कभी क्या, तो वो उनसे जुड़ना चाहिए और जुड़ें। और मैं माइंड टॉक से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे कैलाश सत्यार्थी जी के साथ काम कर रही हूँ, तो कहीं दिखता है कि बचपन कहीं कहीं खो रहा है, तो बचपन बचाओ पे भी आप लोग अब हमारे साथ दें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा रचना जी का। थैंक यू सो मच।